हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल-फताह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सोशल स्टडी के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू किया था और हमने हिस्ट्री में दो चैप्टर्स को कंप्लीट किया, भारत में राष्ट्रवाद और साम्यवाद एवं समाजवाद। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स तीसरा चैप्टर, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। पहले इसके नाम को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे फ्रेंड्स, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फिर इसके बाद डील करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि आपको देखते ही, इस वीडियो को देखते आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और एग्जाम में 1 नंबर भी अगर इस चैप्टर से आएगा सवाल तो नहीं छूटेगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कि क्या है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो यहाँ पहला सवाल उठता है फ्रेंड्स, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये हिंद चीन क्या है? पहले इसके चैप्टर्स के नाम को ब्रेक डाउन करेंगे। तो पहला शब्द यहाँ पे हम देखते हैं राष्ट्रवादी। तो क्या है राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवादी शब्द राष्ट्रवाद से आया है। राष्ट्रवाद का मतलब नेशनलिज्म, इंग्लिश में इसको नेशनलिज्म कहते हैं। और अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो किसी भी देश के प्रति प्रेम की भावना वो राष्ट्रवाद कहलाती है। वो किसी भी देश की हो सकती है। हम भारतीय हैं तो भारत से प्रेम करते हैं, मतलब भारत के लिए हमको प्रेम की भावना है। डैट मीन्स हम भारत के लिए क्या है? नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट हैं। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद का मतलब। आंदोलन आप बखूबी जानते हैं आंदोलन का मतलब क्या होता है। अगला शब्द है यहाँ हिंद चीन। इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या है ये हिंद चीन। हिंद चीन को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा नक्शा देखना होगा भारत का और चाइना का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए नक्शा बनाता हूँ। तो ये भारत है, ये कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, और ये यहाँ पे कश्मीर आ जाता है, ये गुजरात, ये भारत बन जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप भारत को रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। ये भारत है, ये यहाँ पे चाइना है, भारत के ऊपर चाइना है, यहाँ पे नेपाल पड़ता है छोटा सा। तो ये भारत है, ये चाइना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में, मतलब इस क्षेत्र में भी लोग रहते थे उस वक्त। हालांकि कोई देश नहीं हुआ करता था, तो उस वक्त ये क्षेत्र था, एक आइलैंड था, यहाँ पे भी लोग बसते थे, निवास करते थे। तो इस क्षेत्र में फ्रेंड्स भारत की संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और साथ साथ चाइना की संस्कृति का भी प्रभाव था। और उस वक्त तो कोई देश हुआ नहीं करता था, तो इसको क्या कहते थे फ्रेंड्स? हिंद चीन कहते थे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो हिंद चीन क्या है। हिंदुस्तान अलग देश है, चाइना अलग देश है। ये वैसा क्षेत्र था जहाँ पे हिंदुस्तान की संस्कृति का भी प्रभाव था और साथ ही साथ चाइना की भी संस्कृति का प्रभाव था। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? हिंद चीन कहा जाता था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब आपको पूरा ब्रेक डाउन करना है इसके चैप्टर का नाम। तो इसके चैप्टर का नाम आपने देखा फ्रेंड्स, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन आपने समझ लिया। राष्ट्रवादी मतलब उस जगह के लोगों के लिए, उस जगह के प्रति प्रेम की भावना। तो उसके लिए आंदोलन उन्होंने क्यों किया, क्यों उसमें चेंजेस लाया? उस क्षेत्र में फ्रेंड्स, वो जो जगह था, उस जगह पे बहुत लोग अपना अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, उस पर अधिकार करना चाहते थे। और वहाँ के लोग क्या चाहते थे? फ्री होना चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे। तो क्या क्या फ्रेंड्स, उन लोगों ने वहाँ आंदोलन शुरू किया और फाइनली वहाँ उसको, मतलब आंदोलन छुड़ाया, मतलब अपने आप को फ्री कराया, फ्रीडम लिया, फ्रीडम हासिल किया। और आज फ्रेंड्स ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को 3 देश के नाम से जाना जाता है। एक है कंबोडिया, और दूसरा है कंबोडिया, दूसरा है फ्रेंड्स लाओस, और तीसरा है फ्रेंड्स वियतनाम। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंद चीन का तात्पर्य क्या है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, बता सकते हैं इजी कि क्या है हिंद चीन का फ्रेंड्स। एक लाओस है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नक्शे में दिख जाएगा फ्रेंड्स। ये लाओस है, ये कंबोडिया है फ्रेंड्स, और वियतनाम भी यही है। यहाँ पे क्षेत्र, ये फोटो थोड़ा छोटा है, ये देखिए, ये यहाँ पे रहा वियतनाम। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम का क्षेत्र क्या कहलाता है? हिंद चीन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। अगर आप देखें कंबोडिया की राजधानी, तो कंबोडिया की राजधानी है नॉम फेन यहाँ दिया हुआ है, ये इसकी राजधानी है। वियतनाम की राजधानी होती है फ्रेंड्स हनोई है वियतनाम की राजधानी। और लाओस की राजधानी है फ्रेंड्स वियंतियान, ये यहाँ पे दिया हुआ है वियंतियान, ये इसकी राजधानी है। आइए फ्रेंड्स इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया हो, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है ये चैप्टर। फ्रेंड्स हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हमारा पहला सवाल, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में ही बताया कौन कौन से देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। मैंने कहा फ्रेंड्स उस हिंद चीन क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की बहुत ज़्यादा पकड़ थी, प्रभाव था, इसलिए वहाँ एक मंदिर भी बनाया गया था उस ज़माने में, अंकोरवाट का मंदिर। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला सवाल, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो क्या कहे जाते थे? क्लोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्लोन कहे जाते थे। अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। तो फ्रेंड्स ये 5 सवाल आपने देखा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकैप करते हैं फ्रेंड्स पांचों सवाल को। तो पहला सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? अगर इसमें निशान लगाए तो कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पुर्तगाली थे। और हिंद चीन में बसने वाले व्यक्ति कहे जाते थे क्लोन कहे जाते थे। और नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स 5 सवाल किया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखी थी? ये एक किताब थी जिसको फॉन वॉय चाउ ने लिखी थी। फॉन वॉय चाउ ने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी उस ज़माने में। इससे आंदोलनकारी को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली आंदोलन करने के लिए। तो अगला सवाल है फ्रेंड्स, 7 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई, मैंने आपको कहा फ्रेंड्स वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई एक जिस जगह पे ये समझौता हुआ था, इसलिए इस समझौते को क्या कहा जाता है? हनोई समझौता कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो वो कौन व्यक्ति थे, कौन दार्शनिक थे? रसेल थे। कौन थे? रसेल। रसेल एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो फ्रेंड्स हुआ हुआ आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी प्रकृति का था। ये एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी था और ये इतना क्रांतिकारी आंदोलन था फ्रेंड्स कि इसमें आत्मदाह तक शामिल था, मतलब खुद को जला देना भी लोग ऐसा काम करते थे इस आंदोलन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है 10 सवाल। अब फ्रेंड इसके आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स रिक्त स्थानों को भरे, ये हमारा सवाल, रिक्त स्थानों को भरे। पहला सवाल है, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डैश का निर्माण करवाया था? तो किसका निर्माण करवाया था? अंकोरवाट मंदिर। किसका निर्माण कराया था? अंकोरवाट मंदिर। अंकोरवाट मंदिर का, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण कराया था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको पहला सवाल याद हो गया। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, डैश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में बांट दिया। तो किस समझौते ने फ्रेंड्स? जिनेवा समझौता। जिनेवा को क्या कहेंगे? जिनेवा समझौता, जो 1954 में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ याद हो गया होगा आपको। जिनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया। ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था। अगला है फ्रेंड्स तीसरा सवाल है, हो चिन मिन का दूसरा नाम डैश था? एक्चुअली फ्रेंड्स न्यूगॉन आई क्वाक उनका नाम था, लेकिन उन्हें हो चिन मिन के भी नाम से जाना जाता था। तो लिख के बता देता हूँ आपको क्या कैसे होगा, कैसे लिखेंगे। न्यूगॉन, न्यूगन, न्यूगन आई क्वाक। तो ये इस तरह से लिखाएगा फ्रेंड्स, न्यूगन आई क्वाक। ये उनका नाम था, लेकिन उन्हें हो ची मिन के नाम से भी जाना जाता था। अगला फ्रेंड्स है, दियन बियन फू के युद्ध में डैश बुरी तरह हार गया। तो कौन हार गया था फ्रेंड्स? फ्रांस हार गया था। फ्रांस हार गया था। अगला सवाल है, अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो अनामी दल का संस्थापक था फ्रेंड्स जॉन ग्वेन आई था। कौन था फ्रेंड्स? जॉन ग्वेन आई। लिख के बता देता हूँ कैसे लिखाएगा।
जॉन गुएन आई। ये थोड़ा नाम, चूंकि ये पूर्वी एशियाई की बात हो रही है इसलिए ऐसा नाम, कुछ ऐसा नाम है यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको याद करना है। ऑब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको नाम एक बार फिर से प्रोनाउंस करके बताता हूँ, जॉन गुएन आई। जॉन गुएन आई कौन थे? अनामी दल के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और साथ ही साथ हमने याद करने की भी कोशिश की। अगर आपने वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा तो फ्रेंड्स ज़रूर आपको ये याद हो गया होगा, और आप एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप 1 मार्क्स पक्का का पक्का स्कोर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, थैंक्स। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, सेफ रहें, टेक केयर, बाय बाय।